दोस्तों कहते हैं कि पेड़ जितना ज़्यादा फलदार होता है लोग उसी पे उतने ज़्यादा पत्थर मारते हैं, यानी वो साबित करता है कि ये पेड़ औरों से ज़्यादा फलदार है। और जब उस पेड़ पे पत्थरों की बौछार होती है तो बात ज़रूर होती है। जब कोई नेता बहुत कॉन्फिडेंस से, सच्चा नेता जो झूठ ना बोलता हो, कोई दावे करे और उस दावों पर दूसरी पार्टियां भी मोहर लगा ले तो बात तो होगी। और जब नेता किसी को, पार्टी को अपना सहयोगी दिल से माने तब भी बात तो ज़रूर होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो दिल्ली की सड़कों पर ये पोस्टर दिखे। राहुल गांधी के खिलाफ किस नेता ने, इंडिया गठबंधन के किस नेता ने क्या बोला, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए थे। बीजेपी को लगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही माहौल ऐसा बना दे कि कांग्रेस के खिलाफ सब है, राहुल गांधी से सब नफरत करते हैं। लेकिन बीजेपी आजकल आउट ऑफ आइडिया इतनी बुरी तरह से हो गई है कि वो ये भूल गई कि उनके इस कदम ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का निर्विरोध या निर्विवाद नेता, जिसको अनडिस्प्यूटेड लीडर कहते हैं, वो स्थापित कर दिया। आपने ये बैनर होर्डिंग लगा के पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन का नेता राहुल गांधी है और आपको राहुल गांधी से डर लगता है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ आप इस तरह के बैनर पोस्टर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। किसकी सेहत को फर्क पड़ा? किसी की सेहत को नहीं। ये बैनर्स एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वालों ने बाद में उतार दिए, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में जब ये मुद्दा उठा, जब इस पे बात हुई तो राहुल गांधी भी हंसे, सोनिया गांधी भी हंसी, खड़गे भी हंसे, ममता बनर्जी, सब हंसे, क्योंकि ये हरकत बच्चों वाली हरकत थी। और इससे एक लेफ्ट के नेता ने बाकायदा कहा भी कि बीजेपी ने तो खुद ही मुनादी पीट दी पूरे देश में कि इंडिया गठबंधन का जो नेता है वो राहुल गांधी है। अब इंडिया गठबंधन को अनडिस्प्यूटेडली राहुल गांधी लीड करेंगे। ये है बीजेपी की हरकतों का नतीजा कि राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड नेता बन गए। आज तय हो गया कि राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड नेता है। दूसरा, आज इस बैठक में दो पार्टियां नहीं शामिल हुई, हम सबको मालूम है, डीएमके और आम आदमी पार्टी। डीएमके का समझ में आता है, नाराज़गी है कांग्रेस से, शायद इसलिए नहीं हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास ऑप्शन ज़ीरो है, उसके बावजूद अकड़ जो है उस पर भारी पड़ रही है। उन्हें लग रहा है कि पंजाब हम किसी तरह बचा लेंगे। सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी के हाथ से पंजाब निकल गया तो फिर वो किस मुंह से अरविंद केजरीवाल, जो एक दिन पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मिले, किस मुंह से फिर ममता बनर्जी को कहेंगे कि मुझे भी शामिल कर लो इंडिया गठबंधन में? क्योंकि आज की डेट में ममता अखिलेश से बड़ा तो कोई अपोजिशन में कांग्रेस के अलावा कोई नेता नहीं, रीजनल पार्टी का कोई नेता नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं है। अगर उन दोनों पार्टियों को क्लियर दिख रहा है कि कांग्रेस शरणम ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो अरविंद केजरीवाल किस खेत की मूली है? दूसरा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन, ये दोनों वर्चुअल जो है बैठक में शामिल हुए। लेकिन देखिए, नेताओं की छोटी छोटी हरकतें आपको पढ़नी पड़ती है, छोटे छोटे नुआंस पढ़ने पड़ते हैं। आज बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो राहुल गांधी ने, जितने इंडिया गठबंधन की उसमें पार्टियां थी, राहुल गांधी के दिल के नज़दीकी कौन है उन बाकी पार्टियों में से, या किसको राहुल गांधी किसकी फिक्र करते हैं, ये राहुल गांधी ने एक झलक वहाँ दिखाई। जब शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ रहे थे तो बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि सब नेता बैठ गए, हर पार्टी का नेता बैठ गए। राहुल गांधी ने स्पेशली एक पार्टी का जिक्र किया कि वो कहाँ, उस पार्टी का नेता कहाँ है या उनका रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है, जरा सुनिए। सभी लीडर्स, इम्पोर्टेंट लीडर्स, हर पार्टी के एक लीडर आए। हाँ ठीक है। शिवसेना ऑनलाइन शिवसेना, उद्धव ठाकरे,
और ये बनता भी है राहुल गांधी का, मैं सही बताऊं बनता भी है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से महागठबंधन महाराष्ट्र में बना था, वक्त बुरा हो अच्छा हो जो भी हो, विपक्ष में से एक ही नेता है नॉन कांग्रेसी जो हर वक्त एक नेता और उसकी पार्टी जो राहुल गांधी के साथ खड़े रहे, और वो है यूबीटी शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना। उस यूबीटी शिवसेना के संजय राउत रोज राहुल गांधी के समर्थन में एक ना एक बयान देते हैं, बल्कि लोग समझने लगे हैं कई तो कि संजय राउत कहीं कांग्रेस के नेता तो नहीं है, इतना राहुल गांधी के फेवर में वो रोज बयान देते हैं। और आए गाहे बगाए उद्धव ठाकरे और उनके बेटे भी राहुल गांधी के समर्थन में उतरते रहते हैं। इसलिए राहुल गांधी का बनता था आज कि शिवसेना को एक रिस्पेक्ट दिखाए और शिवसेना को अपने दिल के करीब रखे राहुल गांधी। अब एक बात समझ में मुझे क्लियरली आ रही है कि वो भी मानते हैं कि शरद पवार आज हैं कल नहीं है, कब वो साथ छोड़ जाएं भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र में अब अगर कोई साथी है तो यूबीटी शिवसेना है और कोई नहीं है। और मैं बता रहा हूँ आपको, आज लिख के ले लीजिए, कांग्रेस और राहुल गांधी ही हैं जो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को उसका पुराना रसूख लौटाने में जो मदद करेगा वो सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी ही है। उनकी मदद के बगैर वो पुराना रसूख नहीं लौट पाएगा। शिंदे सेना आज मेन सेना मानी जा रही है। अगर वापस हासिल करना है उद्धव ठाकरे को, अपनी शिवसेना को, तो उसका बहुत बड़ा जिम्मा कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर भी है, ये बात भी तय है। इसलिए दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट अब बहुत करने लगे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस, आज की बैठक में, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, छाती चौड़ी थी, सीना चौड़ा था, सिर ऊंचा था। क्यों? क्योंकि जो सब ने चाहा, सही में बताऊं, जो इंडिया गठबंधन में बैठे थे लोग, बाकी इन सब ने जो चाहा और इनके साथ जो बीजेपी ने चाहा वो नहीं हुआ, बल्कि उसके उल्टा हुआ। कांग्रेस खत्म तो नहीं हुई, मजबूर हुई। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी खुल के कांग्रेस को खत्म करना चाहती थी, लेकिन ये सब लोग मजबूरी में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन दिल से सब चाहते थे कि कांग्रेस को बीजेपी किसी तरह से निपटा दे, ताकि हमें खतरा, जो हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है हमारी ज़मीन वापस छीनने का, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन खुदा की कुदरत का फैसला अलग ही है। कांग्रेस आज इन सब की एकमात्र विकल्प है। ये सब लोग आज की डेट में उम्मीद भरी नज़रों से कांग्रेस को देख रहे हैं और मानो यूं कह रहे हों कि हमें बचा लीजिए। वो ममता जो 24 से पहले इंडिया गठबंधन की बैठकों में आती थी, जिसने नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन के टूटने तक का रिस्क ले लिया था, और आज जो ममता बैठी थी, ये वक्त का चक्र, समय चक्र क्या कहानी बदलता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस वक्त के अखिलेश यादव जो मुस्कुराहट नहीं थमती थी, आज डरे हुए अखिलेश यादव उस बैठक में दिख रहे थे। ये वक्त का समय चक्र, समय पहिया पलटा है। अब इस बैठक में 5 मुद्दों पर 25 पार्टियों ने मंथन किया और 5 मुद्दों पर मेनली एग्री हुए। पहला तो यह है कि जो SIR और मतगणना के दौरान वोट कट रहे हैं उसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जाएगी। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। तीसरा जो है वो सदन में मानसून सत्र में फिर इकट्ठा रहेंगे। और चौथा कि जो माइनॉरिटीज और उनके खिलाफ जो भी वो हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ उसको रोका जाएगा। फला जो आप गूगल में पढ़ ही लिया होगा, आपने देख लिया होगा बहुत सारी जगह, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन 2 पॉइंट है, मैं आपको उन 2 पॉइंट पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ या उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है जो इस बैठक का पहला ही पॉइंट है, जो 5 पॉइंट बिंदु जो डिमांड की गई, जो डिसाइड हुआ, उसका पहला पॉइंट सुनिए। ये सहमति बनी कि SIR, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
अब आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो 5 पॉइंट में से एक है ना, ये अलग से क्यों सुना है। याद रखिएगा, एक इसके बाद दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। वो भी सुन लीजिए। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। अब मैंने आपको ये 2 पॉइंट मेनली सुनाए, अब इन दोनों पे जरा ध्यान दीजिए। बीजेपी सरकार में 12 साल में एक भी इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि नीट और पेपर लीक को लेकर, सीबीएसई को लेकर सड़कों पे इस वक्त कौन है? क्या ममता है? नहीं। क्या अखिलेश है? नहीं। क्या तेजस्वी है? नहीं। कौन है? कांग्रेस और कांग्रेस के यूथ विंग। यानी ये वाला पॉइंट प्योरली कांग्रेस का पॉइंट है, जिस पर झक मार के पूरे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को हामी भरनी पड़ी। ये पहला। दूसरा, अब आइए पहले पॉइंट पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जाएगी जो एसआईआर है या फिर जो वोट काटे जाते हैं। अब इससे आप मतलब समझे, इसका सीधा मतलब तो यह है कि भाई शिकायत की जा रही, लेकिन आप इसके पर्दे के पीछे की कहानी सुनिए। इसके पर्दे के पीछे अगर समझोगे तो क्लियर दिखता है कि जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने दावे किए थे सिस्टम के अंदर बगावत की, उस दावे को पुख्ता करता है ये डिसीजन। याद कीजिए उसमें क्या कहा था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे इंफॉर्मेशन आती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिस से मुझे रोज इंफॉर्मेशन आ रही है। उससे पहले इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी या इंडिया गठबंधन भी जब भी बैठक करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की बात करता था। यहाँ तक कि सदन में तक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सारी पार्टियां इकट्ठी हुई। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ चिट्ठी लिखी जाएगी, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों को सीधे निशाने पर नहीं लिया गया, क्योंकि ये मुद्दा है, ममता बनर्जी का खास करके मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को तो सबसे पहले रखना ही था, लेकिन घुमा के बड़ी चालाकी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ मोड़ दिया गया। ना कि ये कोई डिसीजन लिया गया कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, या हम नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर से लाएंगे, या मॉनसून सत्र में कुछ सदन में करेंगे। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगा इंडिया गठबंधन, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ डायरेक्ट कोई इसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। इसका मतलब राहुल गांधी जो कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन उन तक सीधी वहां से आ रही है, वो सब इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने माना है, और एक तरह से इनडायरेक्टली चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्तों को इस वक्त एक रास्ता या खिड़की उनके लिए खुली रखी गई है। यानी राहुल गांधी के दावे में दम है, इसलिए राहुल गांधी ने जब वहाँ अपनी बात कही होगी तभी ये पार्टियां एग्री हुई ना कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखेंगे, ना कि सड़कों पे उनके खिलाफ उतरेंगे या ये करेंगे। सब कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी के दावे में दम है। तो ये था मेरे हिसाब से आज की इंडिया गठबंधन की बैठक का लबोलबाब। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, लेकिन आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।